प्रिय छात्र छात्राओं, दिस इज यथार्थ केमिस्ट्री। शुरू करते हैं आज के यथार्थ वचन के साथ। अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें, साथ ही महिलाओं का सम्मान करें। आज इनऑर्गेनिक का डी और एफ ब्लॉक का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पढ़ रहे थे शेल्डिंग इफेक्ट के बारे में, जिसको कि हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं, उसके मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में। और उसी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के हेल्प से हम लोग जाने कि जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड का वैल्यू क्या है, जेड का मतलब क्या है, और स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा क्या है, किसके इंक्रीज करने से और डिक्रीज करने से क्या होता है, इन सारे बातों को पढ़े थे। और साथ ही साथ कुछ बचपन वाले प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात किए थे। और आप लोगों को शायद बतलाया गया था कि डी ब्लॉक के जो प्रॉपर्टीज़ जो लिखे गए थे उसमें एक मिस्टेक जो छोड़ा गया था, वो मिस्टेक छोड़ा गया था आपके लिए मैलिएबल, MALLEABLE, जो कि शायद आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे होंगे। तो आज शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका अपना प्यारा सा छोटा सा टॉपिक, पीरियोडिक टेबल में से डी ब्लॉक में क्या क्या और अन्य प्रॉपर्टीज़ है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होगा, फिर आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा, और साथ ही आपका ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट्स का क्या होगा। तो एक बात खास जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि 3D सीरीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वही एग्जाम में पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं। एटॉमिक साइज, सबसे पहला बात कि आपको याद होना चाहिए 3D सीरीज, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3D सीरीज। 3D सीरीज में सबसे पहला एलिमेंट आता है एटॉमिक नंबर 21। एटॉमिक नंबर 21 स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। दिस इज द एटॉमिक नंबर ऑफ these elements which belongs to 3D series। अब यहां पर लिखा हुआ है कि भाई जैसे ही when we move from left to right, when we move from left to right, the size of the element get decreases, size of the element get decreases as we move along the period। हम लेफ्ट टू राइट की ओर मूव करते हैं तो यहां पर आपका साइज डिक्रीज करता है। मतलब यहां देख सकते हैं कि साइज डिक्रीज कर रहा है, मतलब ये हुआ कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कि जेड इफेक्टिव है क्या, तो जेड इफेक्टिव इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और बाहरी सेल में जो दोनों में फोर्स लग रहा था उसी को बोल रहे थे हम लोग जेड इफेक्टिव। तो अब देखा जाए यहाँ पर कि एक बात है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज तक जो है साइज डिक्रीज करता है। ये जो ट्रेंड है स्कैंडियम टू मैंगनीज साइज डिक्रीज करता है, बट यहाँ आयरन, कोबाल्ट और निकल, इन तीन के लिए हम देखते हैं कि साइज जो है सर आपका, साइज जो है आपका यहाँ पर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट साइज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका रीजन क्या देंगे हम, तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम देखें कि आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा जाएगा, जैसे कि आपके पास में है सर आयरन, तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे,
आर्गन 18 हो गया सर आपका, फिर 3D सीरीज का है और फिर 4s में जाता है भाई। तो यहाँ देखेंगे ये हो गया 18, यहाँ से 2 ले लीजिए भाई, 18 और 2 20 हो गया, फिर यहाँ पर 6 रखते हैं। अब हम इसका शेयरिंग करना शुरू करते हैं भाई साहब। यहाँ पर शेयरिंग करें सर तो क्या मिलता है आपको कि ये रहा 1 ब्लॉक, 2 3 4 5, ये तो आपका रहा। अब हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किए 1 2 3 4 एंड 5, फिर ये हो गया आपका 6। तो यहां पर देख रहे हैं कि स्टार्ट हो चुका है पेयरिंग। फिर अगला अगर हम इसी को देखिए कि कोबाल्ट है तो फिर एक और बढ़ जाएगा यहां से सर, एक और बढ़ जाएगा। फिर और अगर आगे जाते हैं निकेल के लिए तो फिर इसका पेयरिंग हो जाएगा। तो मतलब यहां पर देखा जाए कि पेयरिंग हो रहा है। पेयरिंग स्टार्ट हो जाने के कारण यहां पर आपका आयरन, कोबाल्ट और निकेल, इन तीनों का ही साइज कांस्टेंट होता है। अब आगे जाकर के सबसे खास, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि साइज यहां पर इंक्रीज कर जाएगा। कब, किस केस में? कॉपर और जिंक के केस में। कॉपर और जिंक के केस में क्या होता है सर कि साइज जो है आपका सडनली इंक्रीज कर जाता है। इसका बेसिक सा रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर डी में डी ऑर्बिटल जो होता है वो फुल्ली फिल्ड होता है। डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड होता है, इस कारण से कॉपर और जिंक का साइज इंक्रीज कर जाता है। और वैसे भी हम लोगों को मालूम है कि ग्रुप नंबर 12 का कुछ खास बात है, कि कुछ खास बात यह है कि इसको हम लोग स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, जिसको हम लोग लेक्चर नंबर 1 में पढ़ रहे थे। खैर, यहां से आगे की ओर देखा जाए तो ये सारा बात मिलता है। अब हम लेफ्ट टू राइट की तो बात कर चुके कि लेफ्ट टू राइट में क्या है भाई कि फिर से देखेंगे साइज डिक्रीज कर रहा है। कहां तक ये ट्रेंड फॉलो हुआ? मैग्नीशियम तक। बाद बाकी यहां से जो है आयरन से निकल तक कांस्टेंट रहा, कॉपर और जिंक का साइज सडनली इंक्रीज कर गया। लेकिन क्या होगा जब हम टॉप टू बॉटम की ओर मूव करेंगे? तो एक बार मूव करके देखते हैं। 3D से 4D की ओर, 4D से 5D की ओर, नीचे की ओर आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम की ओर जा रहे हैं। तो टॉप टू बॉटम की ओर आएंगे भाई तो यहां पे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर जाता है तो साइज भी इंक्रीज कर जाएगा। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर जाता है तो सर आपका यहां पर साइज इंक्रीज कर जाएगा। स्कैंडियम, इट्रियम एंड लैंथेनम, यहां आप देख सकते हैं। सिमिलरली यहां पर भी सेम चीज है भाई, सेम चीज है। लेकिन एक बात थोड़ा सा ध्यान देने का बात है कि भाई यहां से जिंक से कैडमियम की ओर जब बढ़ते हैं, मींस 3D टू 4D की ओर मूव जब करेंगे, 3D टू 4D की ओर मूव करेंगे तो साइज क्या होगा? इंक्रीज करेगा। साइज इंक्रीजेस, रीजन क्या होगा? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, यहां पर सेल की संख्या में बढ़ोतरी होने के कारण। लेकिन एक छोटा सा चेंज है कि 4D से 5D की ओर मूव करेंगे। When we move from 4D to 5D, तब क्या होगा? साइज आर कांस्टेंट ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेबल है कहां? इस ग्रुप के लिए, इस ग्रुप के लिए ये जो है सिर्फ आपका इसी के लिए जो है एक्सेप्टेबल होगा कि साइज जो है सर आपका यहां पर कांस्टेंट देखा जा रहा है। रीजन क्या देंगे आप? तो रीजन होगा लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि सर आप जानते हैं कि लैंथेनम के बाद सीरियम स्टार्ट होता है जो कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का बाद। अगर हम लोग एफ ब्लॉक की ओर मूव करेंगे तो वहां पर देखेंगे तो लैंथेनम के बाद सीरियम आता है और ल्यूटेरियम के खत्म होने के बाद बस यहां से स्टार्ट होता है आपका हॉफनियम। तो हम आशा करते हैं कि शायद आपको ये बात जरूर से जरूर समझ में आया होगा। अब अगला दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ये है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बस छोटा सा डेफिनेशन याद रखेंगे कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन
अगर हम आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं और उसके रिमूवल में जो एनर्जी लग रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखेंगे यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस सेल from an isolated gaseous atom, from an isolated gaseous atom। अब यहां पर एक बात क्या आया भाई, ये आइसोलेटेड क्या है कि ये गैसियस स्टेट में होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, टूटा होना चाहिए, मतलब मॉलिक्यूल्स नहीं चाहिए। यहां पर देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेबल कब होगा, जब वो एटम के फॉर्म में है, एटम के फॉर्म में होगा। H एटम है तो अगर ये सॉलिड में है तो वो गैसेस में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैलकुलेट करेंगे, देखा जाएगा उसके बारे में। तो सबसे पहला जो बात आता है कि कौन कौन सा फैक्टर होगा जो कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी को इफेक्ट करता है। तो सबसे पहला बात जो बचपन में पढ़े थे, मतलब लेक्चर नंबर 1 में जो पढ़ा गया था वो बात, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी को इंक्रीज किया जाएगा तो साइज डिक्रीज कर जाएगा, अगर साइज को इंक्रीज कर दिया जाएगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी गिर जाएगा। ये बात रहा। अब इसके लिए एक छोटा सा बात देखेंगे, आपके पास एग्जांपल है स्कैंडियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज, आयरन और निकेल, ये चीज है आपके पास। अब हम इसके साइज को देखें तो साइज का कौन सा सीरीज होगा भाई, स्कैंडियम, फिर मैग्नीज, फिर आयरन, फिर निकेल। लेकिन जस्ट अपोजिट इसका जेड इफेक्टिव चला जाएगा, जेड इफेक्टिव। अगर यहाँ समझने में कोई परेशानी हो, दिक्कत हो तो एक बार आप जरूर से लेक्चर नंबर 2 जरूर से जरूर देखें, समझ में आएगा बात। तो यहाँ पर क्या बात है कि स्कैंडियम का साइज ज़्यादा है, बिल्कुल देखेंगे आप जरूर से जरूर, आप एक बार जरूर देखेंगे लेक्चर नंबर 2 तो ज़्यादा क्लियर होगा। दूसरा बात, अब यहाँ पर से एक और बात जो समझा जाए कि सेकेंड फैक्टर क्या है, व्हाट इज सेकेंड फैक्टर which affect the ionization enthalpy। अभी जैसे कि बात किया गया था कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। मतलब जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव होगा, जितना ज़्यादा न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का फोर्स आपस में जो दोनों में लगेगा उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब एक एग्जांपल से समझे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपके पास में मान लीजिए कि मैग्नीशियम है सर आपके पास और मैग्नीशियम प्लस है, एटॉमिक नंबर 12, लेकिन यहाँ पे एक चार्ज है तो यहाँ पर 12 और यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ पर जो देखिए साइज Mg और Mg+, कौन बड़ा होगा भाई, Mg बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं मूव कर चुका है। लेकिन आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर Mg+ है, यहां पर एनर्जी लगा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगाया गया है, ये अपने ऐसे ही पड़ा है, रखा है। इस कारण से हम समझेंगे कि इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा और इसका कम होगा। शायद बात समझ में आई होगी। ऐसे ही आप दूसरे एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास में है एक छोटा सा प्यारा सा स्कैंडियम। अब स्कैंडियम 2+, स्कैंडियम 3+, जो भी आप करें, लेकिन स्कैंडियम 3+ के बारे में बात करेंगे थोड़ी देर के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो स्कैंडियम 2+ अगर रहेगा तो वहां पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी स्कैंडियम 2+ का ज़्यादा होगा स्कैंडियम से। जैसे कि अभी यहाँ पर आपका मैग्नीशियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है, किससे, मैग्नीशियम प्लस। तीसरा फैक्टर विच अफेक्ट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब ये हुआ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
fully filled electron. फिर से एक बार देख लीजिएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन as well as ionization enthalpy is directly proportional to fully filled electron. fully filled electron. अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, सबसे आसान सा सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल आपका कॉपर होता है। अगर आपके पास में कॉपर है और कॉपर प्लस आयन है आपके पास, तो इसका एटॉमिक नंबर 29 होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा सर आपका? आर्गन 3d10 4s1। अब ये क्यों, इसके लिए हम बात किए थे लेक्चर नंबर 1 में, इसको आप जरूर से जरूर देखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हालांकि आपको आना चाहिए। तो ये रहा कि देखेंगे यहाँ पर कि 3d इज फुल्ली फिल्ड एंड s हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेल। अब यहाँ पर जो है देखें कि यहाँ पर s में भी कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे d जो है आपका फुल्ली फिल्ड है, d जो है आपका फुल्ली फिल्ड है, ठीक है। तो ये जो है आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी के। अगर आपका d जो है फुल फिल्ड है, अगर हम कोई और एक एग्जांपल लेकर के देखें, जैसे कि आयरन है यहाँ पर, तो आयरन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर कंपेयर किया जाए तो इससे कम होगा। यहाँ पर देखेंगे कि D इज नॉट फुल्ली फिल्ड, D इज नॉट फुल्ली फिल्ड। अब एक और बात कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3, ये क्या है? और ये एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर से जरूर पूछा जाता है कि बताओ भाई क्या होगा, किसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितना होगा। तो हम फिर से उसी एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि जैसे कि हमको बोला गया भाई कॉपर आपके पास में है, तो कॉपर आपके पास में है, इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 कितना होगा, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव किया जाना है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाना है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखा हुआ है भाई साहब आपके पास, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लीजिए कि एक यहाँ से चला जाए। हालांकि ये जो यहाँ पर बताया गया है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये बताया गया है किसके लिए? स्कैंडियम के लिए। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर आपका होता है 21। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करके देखते हैं। आर्गन 3d1 4s1, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था। अब इसमें से फिर ie2, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से भाई साहब जाएगा। अब यहाँ से ie2 में देखेंगे कि s में कुछ है ही, s में कुछ है ही। फिर ie3 मतलब d में जो 1 इलेक्ट्रॉन था, ये भी यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा बात आपको? जैसे कि फिर से एक बार समझेंगे, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर इज 21, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन आर्गन 18, 3d सीरीज से बिलोंग करता है, और लिखेंगे 4s2 और यहाँ d1। तो फिर से एक बार समझिएगा कि फर्स्ट का बात जब किया जा रहा है, ie1 का बात किया जा रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव किया गया, 2 को हटा करके समझेंगे 1, इसलिए यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए 1 लगा दिए। क्लियर हो गया? अब अगला जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 का बात किया जाएगा, तो यहाँ से S में एक बचा हुआ है, इसको भी रिमूव करेंगे, क्या हो जाएगा सर? 0, इसलिए यहाँ पर हम लिख दिए ie2। नेक्स्ट वन इज ie3, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो ये हो गया आपका ie3। और सिर्फ इकलौता यही एक 3d सीरीज का एलिमेंट है जो कि आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता है, इसलिए ये स्कैंडियम कहलाता है आपका टिपिकल एलिमेंट। अभी तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं भाई, क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट भाई ये है पूरा का पूरा कहानी, क्या इसके बारे में ये देखते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट शोज डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक का जो एलिमेंट है ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। अब अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है क्यों? ड्यू टू n-4
just one d and n s electron, means the presence of electron in d orbit and the electron present in s orbit. इन दोनों के प्रेजेंस होने के कारण they have less energy लेवल. इन दोनों के एनर्जी लेवल में कोई ज़्यादा डिफरेंस खास नहीं होता है, क्योंकि एस और डी इन दोनों के एनर्जी लेवल में कुछ खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं पाया जाता. इस कारण से इसका मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. अब अगला एक और बात एग्जांपल नीचे हम लोग समझेंगे. यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी एंड एस, क्योंकि यहाँ पर और एक बात समझा जाएगा, कौन इसमें से जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा इसका है कि ये डी और एस वाला ही इलेक्ट्रॉन जो है आपका केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है. अब यहाँ पर देखा कि क्या बात है भाई, कैसे इसको समझा जाए. समझने के लिए आपका ये हो सकता है कि स्कैंडियम के पास में कितना इलेक्ट्रॉन है सर, कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, क्योंकि हम अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे यहाँ पर D1 एंड यहाँ पर D1 और S2, तो D और प्लस 2, 1 और प्लस 2 इक्वल्स टू 3, मीन्स यहाँ पर हो जाएगा सर आपका यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा कितना, +3 +2 +1. अब ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, +4 +5. तो सबसे खास इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो है आपका मैग्नीज, क्योंकि ये मैग्नीज ही जो है आपका 7+7 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉज करता है. इसी का होता है ऑक्सीडेशन स्टेट 7. क्यों? क्योंकि इसके डी सबसेल में 5 इलेक्ट्रॉन और एस में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है. तो 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन होता है. ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है भाई, याद रखिएगा. मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय मैग्नीशियम. फिर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि D5 और 4s है. तो 5 and 2 इज इक्वल्स टू 7. 5 + 2 इज इक्वल्स टू 7. अगला एक और बात कि सबसे ज्यादा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में से ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होता है, तो ऑस्मियम एंड रुथेनियम जो कि आयरन के ग्रुप में आता है, आयरन वाले ग्रुप में आता है. आयरन के जस्ट नीचे है आपका ऑस्मियम एंड रुथेनियम जो कि +8 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है. अब इसको चेक करने के लिए देख लीजिएगा कि डी और एस में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है. तो आपका हो जाएगा सर यहाँ पर 6 + 8. इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, n-1. डी कहाँ से कहाँ तक भाई, यहाँ पर 1 to 6 और यहाँ पर एस में आपका 2, इसलिए यहाँ पर 6 और +2 करेंगे तो 8 आ जाएगा. दूसरा एक बात कि अगर हम टॉप टू बॉटम की ओर मूव करते हैं तो क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट. तो अगर हम टॉप टू बॉटम की ओर जाते हैं, एक्सेप्शन 12 में है और वही वैसा ही एक्सेप्शन कुछ देखने को मिलता है 11 में, इसलिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 10 कि यहाँ पर जो है सर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा. लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा. अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आप देखेंगे तो +2 जो है ज़्यादा स्टेबल होगा इस Ni+4 से. लेकिन अगर हम जैसे ही नीचे जाते हैं डाउन द ग्रुप तो प्लैटिनम +2 मतलब जिसका कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल नहीं होगा. जो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा वही ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब प्लैटिनम +4 ज़्यादा स्टेबल होगा. एक और बात, जिंक ही सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जो कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है. जिंक इकलौता एक ऐसा एलिमेंट है जो कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है और एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन में से एक है. हाँ, अब आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है जो कि आप खुद घर पर एक बार प्रयास करेंगे. जैसे कि एक बार आपको कंपेयर करना है, कंपेयर सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर एंड जिंक. एक और आप बना सकते हैं, कंपेयर थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ
सिल्वर एंड कैडमियम, ये दो आपके पास में रहा। तो आज का हमारा समाचार यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। आज तक के लिए सिर्फ इतना ही।